नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और बिहार स्पेशल की आज की सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। चंपारण आंदोलन था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक किसान आंदोलन था और यह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में शुरू किया गया था। तिनकठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी की शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करनी थी और इसे ही तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना गया। और यह खेती अनिवार्य थी, तो प्रति बीघे पर 3 कट्ठे की खेती नील की करनी थी, इसीलिए इसे तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना गया। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो ये प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछा गया है और ये थे राजकुमार शुक्ल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने व्यक्तिगत तौर पर महात्मा गांधी से भेंट की और इन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? तो 1917 चंपारण आंदोलन के समय ही हुआ था। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो ये थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया? तो ये था 4 अक्टूबर 1917 का दिन। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये भी सही है। बगान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नकद रुपए में 25% वापस किया गया, ये सभी सही हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेते हैं अगला। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपा और वापस लौट गया? तो ये थे जनकधारी प्रसाद और महात्मा गांधी ने इन्हें ही अपना कार्यभार सौंप दिया। भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये था चंपारण आंदोलन। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये था चंपारण आंदोलन ही। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जेबी कृपलानी भी हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं रहा। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये थे चंपारण के किसान, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये है चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1917 का साल था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से ही। तो ये थे चंपारण आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ? तो ये थे सैयद हसन इमाम और इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था, जिसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल कब हुई थी? तो ये हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट, जिसमें बिना अपील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार करने की छूट मिली हुई थी सरकार की तरफ से, इसके विरोध में जगह जगह विरोध और प्रदर्शन हो रहे थे। और इसी क्रम में 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे सैयद हसन इमाम। इन्हीं के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस संपन्न हुआ। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गया, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। तो इस सभा की अध्यक्षता भी हसन इमाम ने ही की और इस जुलूस की अध्यक्षता भी हसन इमाम ने ही की थी, ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो ये बैठक संपन्न हुई थी पटना में।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलक एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ फरवरी 1919 में। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में शुरू हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1919 में प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो ये थे मौलाना मजहरुल हक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व मौलाना मजहरुल हक ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रहीं? तो ये थी बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन और प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। कहाँ कहाँ? गुजरात और बिहार के ही दो प्रांतों में कलकत्ता अधिवेशन से पहले असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1920 में ही हुआ, जैसे हर जगह हुआ था उसी टाइम बिहार में भी हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था राजेंद्र प्रसाद ने। इसे आप राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रख सकते हैं। और इन्हीं का प्रकाशित साप्ताहिक था देश। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किसान आंदोलन से। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद का किसान आंदोलन से गहरा संबंध था। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। देखिए, प्रश्नों में कई जगह ग्रामेटिकल एरर है, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ था। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय तो ये स्थापित हुआ था पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को ही हुआ था। और बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन और उनका नियंत्रण एवं निदेशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त कौन हुए थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो ये थे मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। इस सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दीप नारायण सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया था? तो यह जिला था मुंगेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुंगेर से मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में नेतृत्व किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे, ते थे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत की स्थिति सबसे गंभीर थी। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो ये हैं राय साहब महेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तिनका संबंध है मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? ये धनराशि थी 9,42,000 और यह धनराशि कांग्रेस के द्वारा निश्चित की गई थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, ये थे मजहरुल हक। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? ये धनराशि थी 7.5 लाख रुपए। और एकत्र कितनी करनी थी? लगभग 9.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई गया में।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? ये था जुलाई 1921 का साल। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जुलाई 1921 के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़े थे? तो ये था मुजफ्फरपुर नगरपालिका का चुनाव, जिसमें सारे मत असहयोगियों के पक्ष में थे। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? ये थे बिहार शरीफ के लोग। इन्होंने 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को अभिनंदन पत्र दिया था। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? ये था भागलपुर। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 22-23 दिसंबर 1921 को, और इसका भरपूर विरोध किया गया था। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। किसका? कौमी सेवक दल का, जिसकी स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। किसान समाचार के संस्थापक थे, तो ये थे स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था, तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकता है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियान में मुकदमा चलाया गया? ये विदेशिया के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ये था मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो ये भागलपुर था। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था गया में, 37वां अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारणे के सचिव थे। लेते हैं अगला प्रश्न। ये 37वां था या 27वां था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आपको कंफर्म हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर करने की कोशिश करूँगी इसे। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, यह था विधान परिषद में प्रवेश, मतलब प्रवेश करना है या नहीं करना है, इसी को लेकर कन्फ्यूज़न था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1 जनवरी 1923 को। बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई फरवरी 1923 में। तो राष्ट्रीय स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में और बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1930 में। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने, तो ये थे श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण वल्लभ सहाय सहायक सचिव बने थे। तो इनके नाम में ही सहाय लगा है, तो इन्हें सहायक सचिव के नाम से आसानी से याद रख सकते हैं। और अब्दुल बारी सचिव थे, श्री नारायण प्रसाद अध्यक्ष थे बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम। तो इन्हें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे 1923 में? कि पटना की नगर पालिका के चेयरमैन बने थे 1923 में राजेंद्र प्रसाद। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय पाई थी? तो ये थी 8 सीटें। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो ये थी 10 सीटें। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ विधानमंडल के आम चुनाव में विधानसभा में 8 सीटें और विधान परिषद में 10 सीटें। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था कि सर्चलाइट अखबार किसके प्रकाशन में निकलता था। तो सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 से शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत की थी सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने।
1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा तो ये था भागलपुर। 1924 के दंगे में भागलपुर सर्वाधिक प्रभावित रहा। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, प्रांतीय लीग की स्थापना। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये था गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। इस प्रश्न को हमने पीछे भी देखा है, बस थोड़ा सा तरीका अलग, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये थे मजहरुल हक। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो ये था असहयोग आंदोलन। ये धन जुटाने के लिए शुरू किया गया था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन ही। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। ये थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और खिलाफत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। कल के इस सीरीज़ में हम रचनात्मक चरण 1924 और 28 से संबंधित बिहार के दृश्य को देखेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।